नमस्कार। हिंदी दुनिया से मैं सुशील आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समास पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समास के हिंदी में कितने भेद हैं, संस्कृत में समास कितने भेद हैं, समास और संधि में क्या अंतर है, इस पर चर्चा की जाएगी। कुल 9 से 10 पार्ट में समास के टॉपिक को समेटा जाएगा। यह पहला पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट रहेंगे तो मिस मत करिएगा। समास क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह पास और आस का अर्थ होता है बैठाना या मिलाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समास का मतलब होता है अच्छी तरह से पास में बैठाना या मिलाना। किसको? दो या दो से अधिक पदों को। साथ ही साथ ध्यान ये भी देना है कि इनका संक्षिप्तीकरण भी करना है, क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त करना या संक्षेप में करना या छोटा रूप या योग करना, मेल करना, संचय करना या संग्रह करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके समास बनता है और साथ ही साथ उनको संक्षेप भी कर दिया जाता है। समास में संधि कौन सी होती है? तो समास जो शब्द है उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है, क्योंकि सम धन आस संधि होकर के समास शब्द बनेगा। अब इसमें देखिए, जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है, और जो अंतिम पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है, और इन दोनों की संधि होने के बाद दोनों मिलकर के आ वर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से सम धन आस मिलकर के समास हो जाएगा। समास शब्द रचना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जैसे देखिए, राजा और पुत्र, ये दोनों अर्थ की दृष्टि से परस्पर अलग अर्थ रख रहे हैं, साथ ही साथ स्वतंत्र अर्थ भी रख रहे हैं, और ये आपस में मिलकर के एक नया स्वतंत्र शब्द राजपुत्र बना रहे हैं। इसी तरह से 10 हैं आनन जिसके, ये मिलकर के एक नया स्वतंत्र शब्द बना रहे हैं दशानन। यहाँ पे राजपुत्र और दशानन शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द समास हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास की परिभाषा क्या है? दो या अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। अब एक उदाहरण समझिए। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है कि दो या दो से अधिक पदों का जो परस्पर संबंध बता रहा है। यहाँ पर देश और वासी का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? का शब्द बता रहा है। तो इसका लोप हो गया, अगर ये खत्म हो गया तो इन दोनों शब्दों से जो स्वतंत्र शब्द बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? देशवासी बन रहा है, तो इसको सामासिक शब्द कहते हैं। और इन दोनों शब्दों का जो संयोग हो रहा है और संयोग होने के बाद क्या बन रहा है, वह समास कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित हुई, नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो सन 1896 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1896 में। अच्छा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। और उसने पत्रिका निकाली, नागरी प्रचारणी पत्रिका। उसी पत्रिका में कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के लेख निकलते थे, और बाद में सन 1920 ईस्वी में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। हिंदी व्याकरण इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण पुस्तक किसने लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है। अर्थात समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास एक प्रक्रिया है, अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है और इसके लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समास नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। जैसे संधि से नए शब्द बनते हैं, वैसे ही समास से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। समास के कुछ उदाहरण देख लीजिए। रसोई के लिए घर, इसका समास क्या होगा? रसोई घर। नवरत्नों का समूह, इसका समास क्या होगा? नवरत्न। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसका समास क्या होगा? दशानन। देश का वासी, इसका समास क्या होगा? देशवासी। शक्ति के अनुसार, इन शब्दों के मिलने से यथाशक्ति बनेगा।
जन्म से लेकर, इसका समास क्या होगा? आजन्म। सफ़ेद वस्त्रों वाली अर्थात सरस्वती देवी, इसका समास क्या होगा? श्वेतांबर। गुण और दोष, इसका समास क्या होगा? गुण दोष। न अंत, इसका समास अनंत होगा। नीली गाय, इसका समास नील गाय होगा। पांच तंत्रों का समूह, इसका समास क्या होगा? पंचतंत्र। जल और वायु, इसका समास जलवायु होगा। राधा और कृष्ण, इसका समास क्या होगा? राधा कृष्ण। गज का आनन है जिसका, इसका समास होगा गजानन। चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु भगवान, तो इसका समास हो जाएगा चक्रधर। तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी, तो इसका समास क्या होगा? इसका समास होगा त्रिनेत्र। समास को समझने की प्रक्रिया में कुछ शब्दों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन शब्दों को समझे आप समास को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ये शब्द कौन कौन है? पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद या सामासिक पद, समास विग्रह, प्रधान पद, गौड़ पद, शब्द और पद। समास में बार बार इन शब्दों का जिक्र होगा, इसलिए आइए पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आइए समझा जाए पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो समास में प्रायः दो शब्द या दो पद होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति एक समास है और इसमें दो पद हैं। एक है राष्ट्र, क्या है? राष्ट्र, और दूसरा है पति। तो राष्ट्र जो है वह पहले है, इसलिए यह पूर्व पद है, और पति जो है वह बाद में है, इसलिए यह उत्तर पद है। जो पद पहले रहता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो पद बाद में रहता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। पद का अर्थ क्या होता है? पद का अर्थ होता है पदार्थ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। जो पहले है वह पूर्व पद, और जो बाद में है वह उत्तर पद। समासिक पद या समस्त पद किसे कहा जाता है? तो समास के नियमों से जो शब्द बनता है वह समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे देखिए, राजा का पुत्र, इससे एक शब्द बना राजपुत्र। यहाँ समास के नियम लागू हुए और उसके लागू होने के बाद एक शब्द बना राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है? राजपुत्र एक समासिक पद है या समस्त पद है? समासिक पद और समस्त पद दोनों एक ही पद को इंगित करते हैं, चाहे आप समासिक पद कहिए चाहे समस्त पद कहिए। और समास होने के बाद जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं, जो परसर्ग होते हैं, वह लुप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। जैसे देखिए, राजा का पुत्र, यहाँ पे राजा और पुत्र के बीच में एक विभक्ति का चिन्ह है का। यह जब समास होगा तो लुप्त हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। राजा का पुत्र का समास क्या होगा? राजपुत्र होगा। तो दूसरे शब्दों में पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे यह पूर्व पद है और यह उत्तर पद है, और दोनों के मिलने से जो पद बन गया उसको हम समासिक पद या समस्त पद कहेंगे। समास विग्रह क्या होता है? इसमें समस्त पद या समासिक पदों के दोनों पदों का मतलब क्या हुआ? पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग किया जाता है। जैसे डाक गाड़ी, यह एक समस्त पद है, तो इसमें एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। इन दोनों पदों को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। डाक अलग और गाड़ी अलग। और समस्त पद बनाने से पहले जिन कारकीय चिन्हों को या अंशों को हटा दिया गया था, जो हटा दिए गए थे, जैसे डाक के लिए गाड़ी में से के लिए को हटा दिया गया था और डाक गाड़ी एक समस्त पद बना था, उनको फिर से जोड़ दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है? फिर से जोड़ दिया जाता है, तो यह समास विग्रह हो जाता है। यह समस्त पद है, और इसको जब फिर से अलग अलग कर करके और उनके साथ जो विभक्ति का लोप हो गया था, जो कारकी चिन्ह का लोप हो गया था, उसको फिर से जोड़ दिया जाता है, तो यह समास विग्रह हो जाता है। यह एक तरह से समस्त पद का विस्तृत रूप है। जो समस्त पद है उसको आप विस्तार से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। यह समास रचना की पूर्ण रूप से विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? आइए समझा जाए। डाक के लिए गाड़ी, जब इसका समास हुआ डाक गाड़ी, इसी प्रक्रिया को आप रिवर्स कर दीजिए। डाक गाड़ी समास का जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा डाक के लिए गाड़ी। तो जिन शब्दों को जोड़ करके आप समस्त पद बनाते हैं वही शब्द समास विग्रह कहलाते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर देखिए, डाक गाड़ी को आपने अलग अलग कर दिया, डाक के लिए गाड़ी, तो यह क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। प्रधान पद क्या होता है? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस पद पर समासिक पद का अर्थ निर्भर होता है वह प्रधान पद होता है। समास में जिस पद की प्रधानता होती है उसी के अनुसार समास की संज्ञा भी होती है। जैसे कि प्रायः जिस समास में
पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। जब समास के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी तब उस समय किस समास में कौन सा पद प्रधान पद होता है और कौन सा पद गौड़ पद होता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अप्रधान या गौड़ पद किसे कहते हैं? जिस पद का समासिक पद में कम अर्थ हो या जो पद प्रधान न हो, उसको हम अप्रधान या गौड़ पद कहते हैं। अब एक उदाहरण समझिए। राजपुत्र में राज जो है वह पूर्व पद है और पुत्र जो है वह उत्तर पद है। तो यहाँ पे जो पूर्व पद है राज, वह प्रधान पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है राजा के पुत्र की। इसलिए यहाँ पे जो उत्तर पद पुत्र है वह प्रधान पद है और जो पूर्व पद राज है वह अप्रधान या गौड़ पद है। शब्द और पद में क्या अंतर है, क्या फर्क है? देखिए, अक्षर या वर्ण के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर या वर्ण क्या है? अ से लेकर के ज्ञ तक के जो सारे अक्षर हैं उन्हीं को वर्ण भी कहा जाता है। तो अक्षर या वर्ण के मिलने से जो सार्थक वर्ण समूह बनते हैं उनको हम शब्द कहते हैं। जैसे सुरेश घर जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं। और जब कई शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। जैसे सुरेश घर जा रहा है, और वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को पद कहते हैं। जैसे सुरेश घर जा रहा है, इस वाक्य में सुरेश घर जा रहा है, ये सब क्या हैं? ये सब पद हैं। तो अलग अलग ये सब शब्द हैं और वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो ये पद हो जा रहे हैं। बस यही फर्क है। अब आइए एक चित्र के माध्यम से समझा जाए। रसोई के लिए घर, यह दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक समस्त पद बना रहे हैं, रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, इसका समास क्या होगा? रसोई घर होगा। तो रसोई घर जो है वह क्या हो गया? रसोई घर हो गया समस्त पद या समासिक पद। और रसोई के लिए घर जो है यह हो गया समास विग्रह। अब रसोई घर का जो पूर्व पद है वह है रसोई। रसोई क्या है? पूर्व पद है। घर क्या है? यह उत्तर पद है। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद में उत्तर पद जो घर है वह प्रधान पद है और रसोई जो है वह अप्रधान पद है। समास के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में समास के परंपरागत रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है तत्पुरुष समास। अब आप इन नामों को कैसे याद करेंगे? ये 6 नाम है। 6 नाम कैसे आप याद करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। एक सास का उसकी बहू से काम करने को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बहू खूब मन से काम करने लगी। कुछ दिन बाद सास की सहेली ने पूछा कि अब तुम्हारी बहू काम करती है कि नहीं। उसने कहा कि अब बहू द्वंद्व छोड़ करके दुगुना कर्म में तत्पर है। अब इसमें ट्रिक कैसे है? देखिए, अब से हो गया अव्ययी भाव, बहु से हो गया बहुव्रीहि समास, द्वंद्व से हो गया द्वंद्व समास, दुगुना से हो गया द्विगु समास, क्योंकि दुगुना का जो तत्सम होता है वह द्विगुणा ही होता है, तो इसमें से इतना आप ले लीजिए द्विगु। और कर्म से हो गया कर्मधारय समास और तत्पर से हो गया तत्पुरुष समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है झगड़ा या संघर्ष। तो ट्रिक क्या हो गई? अब बहु द्वंद्व छोड़कर दुगुना कर्म में तत्पर है। इस ट्रिक से आप 6 नाम याद रख सकते हैं। तो हिंदी में तो समास के 6 भेद हैं, लेकिन संस्कृत में मुख्य रूप से समास के 4 ही भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास का एक भेद कर्मधारय समास है और कर्मधारय का एक भेद द्विगु समास है। इसलिए सामान्य रूप से संस्कृत में भी 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं और सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। 5वां कर्मधारय समास हो गया और 6वां द्विगु समास हो गया। कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास का ही एक भेद क्यों माना जाता है, इस पर जब तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास पर जब अलग अलग वीडियो आएगी तो विस्तार से चर्चा की जाएगी। संस्कृत में समासों का बहुत प्रयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्रहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारयेणाहं श्याम बहुव्रीहि। अब संक्षेप में समझ लीजिए कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है
द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इन तीनों में उत्तर पद क्यों प्रधान होता है? क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है। किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है इसको तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समास की विशेषताएं क्या होती हैं इसको देख लिया जाए। पहला है, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास में शब्द पास पास आकर के नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, राजा का पुत्र, तो इसके बीच में विभक्ति चिन्ह है का, और जब इसका समास होता है तो इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। चौथा है, समास से बने शब्दों में कभी उत्तर पद प्रधान जैसे तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, तो कभी पूर्व पद जैसे अव्ययी भाव, और कभी कभी अन्य पद जैसे कि बहुव्रीहि समास, और कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं जैसे कि द्वंद्व समास। संस्कृत में समास होने पर संधि जरूर होती है। जैसे हिमालय में, हिमालय का समास विग्रह क्या है? हिम का आलय, और संधि विच्छेद क्या है? हिमधन आलय। तो यहाँ संस्कृत में हिमालय शब्द में समास भी होगा और संधि भी होगा, लेकिन हिंदी पदों के समास में संधि भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में ही होती है, और समास जो है वह संस्कृत तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। और हिंदी में संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाओं से भी पद आए हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जहाँ पे समास हो वहाँ पे संधि भी हो। अब संधि और समास में क्या अंतर होता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि नए शब्दों के बनाने की प्रक्रिया संधि में भी होती है और समास में भी होती है। अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, तो संधि में दो वर्ण मिलते हैं, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास में दो पद मिलते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। संधि में क्या होता है, दो वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं, जबकि समास में दो पद मिलते हैं। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है, जबकि समास में वर्णों के स्थान पर पदों का महत्व होता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं या जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें सिर्फ संधि होती है, जबकि समास जो है वह संस्कृत तत्सम, हिंदी, उर्दू किसी भी प्रकार के भाषा से आए हुए पदों में समास होता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया जो होती है वह विच्छेद होती है। विच्छेद का मतलब अलग, और समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। संधि विच्छेद में धन चिन्ह दिया जाता है, जैसे हिम धन आलय, जबकि समास विग्रह में धन चिन्ह नहीं दिया जाता है। संधि में दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है, अर्थात तो वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है। दो वर्ण मिल करके एक तीसरा वर्ण हो जाते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक समस्त पद बनाते हैं, और इनके बीच से विभक्तियों का लोप होता है। वर्ण परिवर्तन नहीं होता है, इनके बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं जैसे के लिए, का की के, में, इन सब का लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाती हैं। कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होता है, नया वर्ण नहीं बनता है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। जैसे पुस्तक धन आलय, अब यहाँ पुस्तक का अर्थ क्या है, किताब, और आलय का क्या अर्थ है, घर, और जो नया शब्द बन रहा है उसका भी यही मतलब है, पुस्तकों का घर। जबकि समास में क्या होता है कि शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। यहाँ पे जो मूल अर्थ हैं उसमें बदलाव हो जाता है अर्थ में, और कहीं कहीं बदलाव नहीं भी होता है। जैसे विषधर, तो विषधर का समास विग्रह क्या होगा, विष को धारण करने वाला। अब इसके दो अर्थ होंगे, एक अर्थ होगा शिव, यहाँ पे अर्थ बदल गया, क्योंकि विष का मतलब होता है जहर और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। जबकि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो विषधर का अर्थ होगा सांप, क्योंकि सांप ही जो है वह विष को धारण करता है। तो अगर हम सांप लेंगे तो इसका अर्थ बदल नहीं रहा है, लेकिन अगर शिव लेंगे तो यहाँ पे अर्थ बदल जा रहा है। तो वही वह यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों के मूल अर्थों को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। जबकि संधि में क्या होता है कि जो मूल अर्थ हैं वो बदलते नहीं हैं। अब समास शब्द का विलोम क्या होता है, तो समास शब्द का विलोम व्यास होता है। जिस तरह से किसी बात को संक्षेप में या थोड़े में कहना समास कहलाता है, वैसे ही किसी बात को विस्तार से व्याख्या करना व्यास कहलाता है। आप संक्षेप में कह रहे हैं तो समास हो गया, विस्तार से कह रहे हैं तो व्यास हो गया।
तो किसी भी विषय का इन दोनों विधियों या रीतियों से वर्णन किया जा सकता है। आप समास विधि से भी वर्णन कर सकते हैं, आप व्यास विधि से भी वर्णन कर सकते हैं। व्यास एक पदवी भी है। अक्सर देखिए प्रवचन करने वाले लोग व्यासपीठ पे बैठ करके ही प्रवचन करते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कर्मधारय समास को इनमें से किस समास का एक भेद माना जाता है? विकल्प हैं द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे भी करना मत भूलिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती वक्त निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।